तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम रिएक्ट जेएस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्टेट, और ये हमारा पार्ट नंबर 16 होगा। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो स्टेट को आज हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट के अंदर। तो देखो स्टेट के ऊपर आने से पहले अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर की बात की थी, हमने उसमें सुपर कीवर्ड की बात की थी, हमने उसमें दिस की बात की थी, तो अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप हमारा पार्ट नंबर 15 देख लो, क्योंकि अगर आपने पार्ट नंबर 15 नहीं देखा तो आपको स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस, स्टेट क्या होती है रिएक्ट जेएस में। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, द स्टेट इज अ बिल्ट इन रिएक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज यूज टू कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। तो देखो स्टेट के बारे में क्या बताया जा रहा है, स्टेट हमारे पास रिएक्ट का एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर क्या कंटेन किया जाता है, जिसके अंदर डेटा या इंफॉर्मेशन, किसकी इंफॉर्मेशन, हमारे कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, स्टोर होती है। मतलब मेरे कंपोनेंट के अंदर मुझे जो जो डेटा चाहिए, जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको मैं स्टोर करवाऊंगा किसके अंदर, स्टेट के अंदर। और स्टेट क्या होता है, रिएक्ट के अंदर एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। मतलब स्टेट समझ लो एक बना बनाया ऑब्जेक्ट है, हमें सिर्फ उसके अंदर क्या करना होता है, डेटा स्टोर करवाना होता है और फिर बाद में उसे एक्सेस करना होता है। तो भाई देखो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये प्रॉप से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन डिफरेंसेस हैं, उसको भी इसी लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। क्योंकि देखो इस लेक्चर के अंदर मैं प्रॉप्स और स्टेट का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, स्टेट का प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, और स्टेट के हवाले से जितनी भी हमारे पास पॉइंट्स हैं वो सारे कवर करूंगा इस लेक्चर के अंदर। तो देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। भाई यहाँ पे देखो हमने प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रॉप्स मतलब जिसको प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो आपको पता है कि प्रॉप्स हमेशा हम कहाँ पास करते हैं, हम उसको पास करते हैं अपने रिएक्ट कंपोनेंट में। और हमारा जो रिएक्ट कंपोनेंट होता है वो कहाँ पे हम बनाते हैं, एसआरसी के फोल्डर में, आपको पता है। तो याद रखना जब भी आपका कंपोनेंट बनाया जाता है, चाहे वो फंक्शनल कंपोनेंट हो या क्लास कंपोनेंट हो, तो प्रॉप्स उन कंपोनेंट के अंदर डाला जाता है। मतलब जो प्रॉप्स होते हैं ना वो रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर नहीं बनाए जाते, बल्कि रिएक्ट कंपोनेंट्स को प्रॉप्स का डेटा रिसीव होता है। तो देखो जब प्रॉप्स का डेटा हमारे कंपोनेंट में रिसीव हो जाता है, सही है, तो जब हम प्रॉप्स पढ़ रहे थे वहां पे हमने एक चीज कवर की थी कि भाई प्रॉप्स आर इम्यूटेबल। मतलब जो प्रॉप्स हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में आ चुके हैं हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब अनचेंजेबल। मतलब ये जो रिएक्ट कंपोनेंट है ना, प्रॉप्स उसके आउटसाइड से आते हैं। मतलब रिएक्ट कंपोनेंट के बाहर से हमें क्या रिसीव होंगे, प्रॉप्स, और जब प्रॉप्स हमारे कंपोनेंट के अंदर रिसीव हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो हम प्रॉप्स का डेटा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्यूटेबल होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन सपोज करो कि भाई अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें डेटा क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े। मतलब हम चाह रहे हैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो कि म्यूटेबल हो, जो कि चेंजेबल हो, तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करेंगे स्टेट। अब यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे देखो ये आपको प्रॉप्स का टॉपिक समझ में आ गया कि जब भी आप प्रॉप्स के साथ काम कर रहे होते हो तो आपका फंक्शनल कंपोनेंट हो या क्लास कंपोनेंट हो, उसके अंदर प्रॉप्स को रिसीव किया जाता है। और प्रॉप्स हम कैसे भेजते हैं, भाई देखो आपको पता है कि जो हमारा रिएक्ट कंपोनेंट है उसको हम कॉल कहाँ पे करते हैं, उसको हम कॉल करते हैं या तो index.js में या app.js में। ठीक है, हमने देखा था जब हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि भाई हमारे कंपोनेंट्स को index.js में भी कॉल किया जाता है और app.js में भी कॉल किया जाता है। तो मतलब जब भी हम अपने कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो कंपोनेंट को कॉल करते वक्त हम प्रॉप्स भेजते हैं। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये देखो सपोज करो कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया, उसका नाम रखा है स्टूडेंट, और स्टूडेंट को मैं कॉल कहाँ पे कर रहा हूँ, अपनी index.js में या app.js में। तो जब भी मैं अपने कंपोनेंट को कॉल करता हूँ तो उसी के साथ मैं एट्रीब्यूट्स की मदद से अपने कंपोनेंट को कुछ डेटा पास करता हूँ। ठीक है, और ये डेटा कहाँ पे आ जाता है, हमारे रिएक्ट कंपोनेंट में आ जाता है। और मैंने क्या बताया कि ये डेटा ये प्रॉप्स कहलाता है। तो जब ये हमारे कंपोनेंट में आ जाएगा तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। तो बस अभी इस फिगर को देख के आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि प्रॉप्स का डेटा कंपोनेंट में पास किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेन पॉइंट,
स्टेट क्रिएटेड एंड मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कंपोनेंट के अंदर ही बनाया जाता है और कंपोनेंट के अंदर ही इसको मैनेज किया जाता है। भाई देखो अब प्रॉप्स और स्टेट में एक डिफरेंस क्या हो गया कि प्रॉप्स का डेटा कंपोनेंट में पास किया जाता है, लेकिन ये जो स्टेट है वो कंपोनेंट के अंदर ही क्रिएट होती है और अंदर ही मैनेज होती है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये समझो मेरे पास एक रिएक्ट कंपोनेंट है, इसी के अंदर ही मैं स्टेट को क्रिएट करूंगा और मैनेज करूंगा। मतलब स्टेट का डेटा कहीं बाहर से नहीं आएगा, आउटसाइड से नहीं आएगा। जिस तरह प्रॉप्स का डेटा तो कंपोनेंट में कहीं बाहर से आ रहा था ना, मतलब किसी दूसरी फाइल से आ रहा था, लेकिन स्टेट के साथ ऐसा सीन नहीं है। स्टेट को आप अपने कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन करोगे और उससे मैनेज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जब भी हम प्रॉप्स का डेटा अपने कंपोनेंट में पास करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पास करते हैं, फंक्शन पैरामीटर्स की फॉर्म में पास करते हैं। भाई सपोज करो मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता है ना, ये जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसके पैरामीटर्स में हम क्या करते हैं, अपने प्रॉप्स को रिसीव करते हैं। मतलब जब भी हम अपना फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हैं तो उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम प्रॉप्स के नाम से एक पैरामीटर सेट करते हैं और उसके अंदर हमारे प्रॉप्स का डेटा आके स्टोर होता है, सही है। तो प्रॉप्स का डेटा फंक्शन पैरामीटर्स की फॉर्म में पास किया जाता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टेट की, तो स्टेट का डेटा वेरिएबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है, इसको भी आपने याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो स्टेट होती है वो म्यूटेबल होती है, और म्यूटेबल का मतलब चेंजेबल। जिस तरह मैंने प्रॉप्स के बारे में क्या बताया कि प्रॉप्स का डेटा जो भी कंपोनेंट में आता है हम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, मॉडिफाई या अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में हम प्रॉप्स यूज नहीं करते, बल्कि हम स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि स्टेट आपके पास म्यूटेबल होते हैं, चेंजेबल होते हैं। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपने माइंड में रखना और गौर से सुनना। भाई देखो, जब भी आप अपनी स्टेट को चेंज करते हो, अपडेट करते हो या मॉडिफाई करते हो, तो आपका कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर किया जाता है, मतलब दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी स्टेट में कोई डेटा था, आपने वो डेटा अपडेट कर दिया, तो जैसे ही आप स्टेट का डेटा अपडेट करोगे तो आपका जो कंपोनेंट है वो री रेंडर किया जाएगा, दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा, और जब री रेंडर किया जाएगा तो अपडेटेड डेटा शो होगा, सही है। तो ये वाली जो डायग्राम है इसकी जरा अच्छे से प्रैक्टिस करना, अभी इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी डायग्राम को मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने न्यू ऐप में जो हमने बनाया था, जिसके ऊपर हम प्रीवियस लेक्चर में भी काम कर रहे थे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये इंडेक्स वाली फाइल, student.js वाली फाइल में यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बिल्कुल एक फ्रेश कंपोनेंट बनाऊंगा, ठीक है। देखो SRC के अंदर इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, न्यू फाइल पे जाते हैं, एक फ्रेश कंपोनेंट बनाऊंगा और इस कंपोनेंट का नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ employee.js, ठीक है। एंटर करते हैं और ये क्लास कंपोनेंट होगा, ठीक है, याद रखना ये क्लास कंपोनेंट होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ये जो हम स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ना, ये क्लास कंपोनेंट के साथ यूज किया जाता है। इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट फंक्शनल कंपोनेंट के साथ भी यूज किया जाता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, उसका नाम होता है हुक्स। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं कि क्लास कंपोनेंट में अगर आपने स्टेट का काम करना है तो हम स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और अगर हमें फंक्शनल कंपोनेंट के साथ स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है तो उसके लिए हम हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मुझे क्या बनाना है, क्लास कंपोनेंट बनाना है। तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था RCC रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, एंटर करना है। तो ये देखो ये आपके पास बन गया पूरा कंपोनेंट। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे div के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे h1 का टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं क्या देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैंने सिंपल क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और अब इस कंपोनेंट को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपनी index.js वाली फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्टूडेंट अभी मैंने कॉल किया हुआ है, यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय, और इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाता हूँ, ठीक है। मैं इसको पेयर नहीं बनाऊंगा, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे इसको कॉल तो कर लिया, लेकिन मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया यहाँ पे। तो इंपोर्ट करवाने के लिए देखो मैं ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। नीचे आते हैं, मैं कहता हूँ इसका जो एलियस है वो है एम्प्लॉय, और इसकी जो फाइल है वो हमारे पास कौन से लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे मौजूद है, ठीक है। तो ये मैंने एलियस बना दिया और इसी एलियस को मैं यहाँ पे टैग की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। और देखो मैंने फ्रैगमेंट्स भी लगाए हुए हैं, लेकिन फ्रैगमेंट्स की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैं अभी एक ही टैग यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीपल टैग्स होते
तब मैं यहाँ पे फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। सही है, ठीक है। तो देखो आप चाहो तो इस टैग को रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड में भी रख सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होता है। रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है इसको भी हमने आगे जाके देखना है। सही है, तो देखो अभी अगर मैं यहाँ तक अपने इस रिएक्ट ऐप को मैं रन करके दिखाता हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ npm start। ठीक है, npm start लिख के एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये रन हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने गूगल क्रोम में, तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नजर आ रहा है आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। और ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास इस एम्प्लॉय के कंपोनेंट से आ रहा है। और इस एम्प्लॉय के कंपोनेंट को मैंने index.js के अंदर यहाँ पे रेंडर करवाया हुआ है। सही है, तो भाई देखो अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेट की। तो देखो ये जो मैंने आपको दो डायग्राम से समझाया है ना, उसके अकॉर्डिंग स्टेट हम कहाँ पे बनाते हैं, स्टेट हम बनाते हैं अपनी क्लास के अंदर। स्टेट कहाँ पे बनाते हैं, अपनी क्लास के अंदर। और स्टेट को बनाने के लिए भाई देखो हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट यूज किया था कंस्ट्रक्टर का। क्या यूज किया था, कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने इस सुपर मेथड को कॉल कर लूंगा सुपर कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो भाई देखो अगर किसी ने ये कंस्ट्रक्टर और सुपर के बारे में नहीं पढ़ा, तो इन कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि इस चीज को मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी। ठीक है, देखो वो जो मैं स्टेट बनाऊंगा ना, वो मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। किस तरह से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ दिस का कीवर्ड, और फिर स्टेट, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बना के यहाँ पे मैं बॉडी बनाऊंगा। तो ये है हमारी स्टेट ऑब्जेक्ट। ये क्या है, हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ नेम, और उसके अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली लाइन में मैंने क्या लिख दिया, सुपर। और सुपर क्या करता है, सुपर हमारी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। मतलब हमारा पेरेंट क्लास कौन सी है, कंपोनेंट। इसका मतलब सुपर क्या करेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इस लाइन पे कॉल कर लेगा सुपर कीवर्ड की मदद से। तो देखो ये स्टेट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, और एक प्रॉपर्टी के अंदर मैंने ये वाला डेटा स्टोर कर दिया। सही है, अब इस स्टेट को मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पे। ठीक है भाई, देखो जहाँ पे H1 के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट ऑन करता हूँ, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेट को उसी तरह से एक्सेस करेंगे जिस तरह से हमने प्रॉप्स को एक्सेस किया था। हम प्रॉप्स को कैसे एक्सेस करते थे, दिस डॉट प्रॉप्स, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का नाम देते थे। लेकिन मैं यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो स्टेट के केस में आपको प्रॉप्स का कीवर्ड यूज़ नहीं करना, बल्कि स्टेट का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो समझ में आया, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, और नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया हुआ है, लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करूँ और ब्राउज़र पे इसका रिजल्ट आपको दिखाऊँ, तो ये देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, लर्निंग नेवर एंड्स। लेकिन मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी कि स्टेट्स आर म्यूटेबल, मतलब स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह भाई देखो, अगर यहाँ पे प्रॉप होता ना, तो प्रॉप्स को तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो भाई देखो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे देखो अभी हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स। अब मैं कह रहा हूँ इसी के नीचे ना मुझे एक बटन चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, तो इस टेक्स्ट के बजाय कौन सा टेक्स्ट शो हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, क्या शो हो जाए, वेलकम टू आवर चैनल। लेकिन वो कब शो हो, जब मैं बटन पे क्लिक करूं। मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूं कि मैं इस टेक्स्ट के नीचे एक बटन बनाऊंगा, और जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारी स्टेट अपडेट हो जाएगी। और जब स्टेट अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पे कौन सा टेक्स्ट नजर आना चाहिए, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो देखो ये जो मैंने H1 यहाँ पे लिखा है ना, अब ठीक इस H1 के नीचे मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इनपुट कॉलन बटन लिख के एंटर करता हूँ, ये पूरा बटन हमारे पास आ जाएगा, और मैं इस बटन की वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ क्लिक। क्या पास कर दिया, क्लिक। और अब देखो, अब ये जो रेंडर फंक्शन है ना, इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्या बनाता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, अपना एक कस्टम फंक्शन बनाता हूँ, और उसका नाम मैं रखता हूँ चेंज नेम। ठीक है, ये देखो ये मेरा एक कस्टम फंक्शन है। ये क्या है, चेंज नेम मेरा एक कस्टम फंक्शन है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो, अब मैं इस स्टेट को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो भाई याद रखना कि जब भी आप स्टेट को चेंज करना चाह रहे हो या अपडेट करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे एक मेथड यूज़ करोगे जिसका नाम है सेट स्टेट। क्या नाम है, सेट स्टेट। और इसके पैरेंथेसिस ओपन करोगे,
और फिर इसके अंदर आप करली ब्रैकेट ऑन करोगे और एंटर करके मैं स्पेस बना लेता हूं, सही है। और अब देखो, अब मुझे इस प्रॉपर्टी को चेंज करना है। इसके अंदर अभी क्या है, लर्निंग नेवर एंड्स, लेकिन यहां पे आके देखो मैं इसको कहता हूं कि भाई जब ये वाला फंक्शन चलेगा ना तो इसका डेटा चेंज हो जाए और क्या मैसेज हो जाए, वेलकम टू आवर चैनल, सही है। इसको मैं करता हूं सेव। लेकिन देखो ये मैंने फंक्शन तो बना लिया, लेकिन इस फंक्शन को कॉल कहां पे करूंगा, इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा इस बटन के क्लिक इवेंट पे। मतलब मैं चाह रहा हूं जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये वाला मेथड चल जाए, ये वाला फंक्शन चल जाए, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारी स्टेट को अपडेट कर देगा। और स्टेट को अपडेट करने के लिए मैंने मेथड यहाँ पे यूज किया है सेट स्टेट, जो कि बिल्ट इन मेथड है स्टेट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस बटन के अंदर हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाएंगे ऑन क्लिक, ठीक है। और देखो ऑन क्लिक मैंने किस तरह से लिखा है, कैमिल केसिंग में, सी कैपिटल है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ, ठीक है, इज इक्वल, और इज इक्वल के बाद मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे करली ब्रैकेट। और अब देखो करली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करता हूँ, ठीक है। देखो एरो फंक्शन, यहाँ पे पैरेंथेसिस आ गए और यहाँ पे मैं पास करूंगा एरो। और देखो अब इस एरो के बाद यहाँ पे मैं अपना ये वाला फंक्शन कॉल करता हूँ जिसका मैंने नाम क्या रखा था, चेंज नेम। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस, ठीक है, दिस का कीवर्ड आएगा, दिस डॉट, और उसके बाद मेरे फंक्शन का क्या नाम है यहाँ पे, चेंज नेम, और उसके बाद इसके पैरेंथेसिस, सही है। मतलब देखो जब भी हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं ना, मतलब जब भी हम रिएक्ट के अंदर ऑन क्लिक के ऊपर कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो इस तरह से हम कॉल करते हैं, ठीक है। मतलब हम एरो फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये जो एरो फंक्शन है ये यहाँ पे कौन से फंक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इस वाले फंक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसका मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी रिएक्ट ऐप ओपन करूँगा तो मुझे नेम वेरिएबल के अंदर क्या प्रिंट होगा, लर्निंग नेवर एंड्स। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, और इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, हमें मैसेज क्या मिल जाएगा, वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। तो देखो अब इसको सेव करते हैं और मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको एक बटन नजर आ रहा है, लेकिन अभी टेक्स्ट क्या शो रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स। लेकिन जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखो स्टेट चेंज हो गई, स्टेट अपडेट हो गई, और मैसेज क्या शो हो गया हमें, वेलकम टू आवर चैनल, ठीक है। मतलब स्टेट हमने चेंज कैसे की, बटन के क्लिक इवेंट पे चेंज की। आप किसी और तरीके से भी स्टेट को चेंज कर सकते हो। और मैंने क्या बताया था, जब भी आप स्टेट को अपडेट करते हो, स्टेट को अपडेट करोगे तो क्या होगा, हमारा ये जो कंपोनेंट है ये री रेंडर होगा। मतलब ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला जो फंक्शन है ये दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। कौन सा फंक्शन, ये रेंडर वाला फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। कब, जब आप अपनी स्टेट को अपडेट करोगे, सही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। मतलब भले आप 10 दफा अपनी स्टेट को अपडेट करो तो 10 दफा ये रेंडर फंक्शन अपडेट होगा। और देखो एक बात आपको बताता जाऊं कि स्टेट ना अपना डेटा मेंटेन भी करता है। मतलब जो डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है उस डेटा को वो मेंटेन भी रखता है, इंफॉर्मेशन को मेंटेन भी रखता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ये जब मैंने स्टेट बनाया था तो यहाँ पे मैंने नेम के प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखा, लर्निंग नेवर एंड्स। तो देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ 1, इंटीजर वैल्यू, नंबर वैल्यू मैंने क्या स्टोर कर दी, 1। और अब देखो यहाँ पे आता हूँ, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, मतलब ये जो चेंज नेम वाला फंक्शन है इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, देखो मैं कहता हूँ नेम, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट स्टेट, ठीक है। स्टेट में से मैं इसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा हूँ नेम, और इसके अंदर अब मैं +1 कर रहा हूँ। मतलब अब देखो होगा क्या, देखो फर्स्ट टाइम मुझे नेम के अंदर क्या मिल जाएगा, 1। मतलब फर्स्ट टाइम ब्राउजर पे क्या प्रिंट होगा, 1। लेकिन जब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तब तब हमारे 1 के अंदर एक प्लस होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। क्योंकि जब मैं अपने इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू अपडेट होती जाएगी वो मेंटेन भी होती जाएगी। देखना किस तरह से, इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, तो यहाँ पे देखो अभी क्या नजर आ रहा है, 1। लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये देखो 2, दोबारा क्लिक करता हूँ 3, ये देखो क्लिक करते जाओ और ये डेटा आपके पास चेंज भी होता जाएगा और मेंटेन भी होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो एक बात याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस स्टेट के कॉन्सेप्ट को ना उस तरह से समझते हैं जिस तरह हम अपनी सर्वर साइड लैंग्वेजेस में सेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। भाई देखो रिएक्ट हम यूज करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए, लेकिन हमारे पास जो सेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो हम मल्टीपल पेजेस के साथ यूज करते हैं
जहां पे हमें डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे भेजना होता है, दूसरे से तीसरे पेज पे भेजना होता है, तीसरे से चौथे पेज पे भेजना होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि स्टेट के बारे में मैंने क्या बताया कि स्टेट विद इन द कंपोनेंट क्रिएट होती है और मैनेज होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो भाई देखो, अब आपको ये फिगर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया है। अब आते हैं इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स में, और थ्योरेटिकल पॉइंट्स के साथ साथ कुछ और प्रैक्टिकल है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अ कंपोनेंट्स स्टेट कैन चेंज ओवर टाइम वेन एवर इट चेंजेस द कंपोनेंट री रेंडर्स। देखो वही बात हो गई, मैंने क्या बताया था कि कंपोनेंट की जो स्टेट है ना, वो चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम। वेन एवर इट चेंजेस द कंपोनेंट री रेंडर्स, देखो वही पॉइंट आ गया कि जब भी स्टेट चेंज होगी आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। री रेंडर का मतलब आपके क्लास कंपोनेंट के अंदर वो जो रेंडर फंक्शन था ना, वो दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा। कब एग्जीक्यूट किया जाएगा? जब आपकी स्टेट को मॉडिफाई किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द चेंज इन स्टेट कैन हैपन एज अ रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन और सिस्टम जनरेटेड इवेंट्स एंड दीज चेंजेस डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट एंड हाउ इट विल रेंडर। मतलब देखो यहाँ पे बता रहा है, स्टेट में वो जो चेंज आता है ना, वो जो अपडेट आता है, वो यूजर के किसी एक्शन के रिस्पॉन्स में भी आ सकता है। जिस तरह हमने बटन पे क्लिक किया था तब स्टेट चेंज हो गई थी, तो इस तरह के बहुत सारे एक्शन यूजर परफॉर्म कर सकता है जिससे स्टेट चेंज हो सकती है। या फिर सिस्टम जनरेटेड इवेंट्स, मतलब आपके रिएक्ट ऐप के जो सिस्टम जनरेटेड इवेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपकी स्टेट चेंज हो सकती है। एंड दीज चेंजेस डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट एंड हाउ इट विल रेंडर। और यही जो चेंजेस होती हैं, यही आपके कंपोनेंट का बिहेवियर डिफाइन करती हैं कि भाई जब चेंज होगा तो आपका ये जो कंपोनेंट है वो किस तरह से रेंडर किया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स स्टेट। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है कि हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए। मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या काम किया था, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या काम किया था, मैं अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पोर्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। इनिशियलाइज कैसे कर रहा हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई और उसके अंदर वैल्यू क्या डाल दी, 1, तो ये हो गई आपकी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो देखो अभी तो मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज किया है ना, अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी स्टेट को विदाउट कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। सही है, ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टेट। भाई देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट के जो सवालात हैं वो इंटरव्यूज के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप रिएक्ट डेवलपर की जॉब के लिए जा रहे हो या फुल स्टैक डेवलपर के लिए जॉब के लिए जा रहे हो, तो अक्सर वहां पे स्टेट से रिलेटेड जरूर क्वेश्चनिंग होती है। क्योंकि भाई देखो एक पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं, हमारे पास ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, क्लास कंपोनेंट में। लेकिन आज के टाइम की, मतलब जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के टाइम पे फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ जो हुक्स का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन भाई आपको पता है, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रीवियस वर्जन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो प्रीवियस वर्जन है, मतलब अगर 16 वर्जन से पीछे के वर्जन है, तो वहां पे तो आपको क्लास कंपोनेंट देखने को मिलेंगे और स्टेट ही देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इन कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट और हुक्स ये नए कॉन्सेप्ट हैं। ये वही लोग यूज कर रहे होंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, वही लोग यूज कर रहे होंगे। सही है, अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, स्टेट इज सिमिलर टू प्रॉप्स। ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स में भी डेटा हम मेंटेन करते हैं अपने कंपोनेंट का, स्टेट में भी हम डेटा मेंटेन करते हैं अपने कंपोनेंट का, बट इट इज प्राइवेट एंड फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आपके पास स्टेट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, एंड फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द कंपोनेंट। क्योंकि मैंने क्या बताया था, स्टेट बनाए भी कहाँ जाते हैं, कंपोनेंट में, और उसको मैनेज भी कंपोनेंट के अंदर ही किया जाता है, इसलिए वो प्राइवेट होते हैं। लेकिन प्रॉप्स किसी दूसरी जगह से आते हैं आपके कंपोनेंट के अंदर। फिर देखो सेकंड पॉइंट, वी कैन क्रिएट स्टेट ओनली इन क्लास कंपोनेंट। देखो वही बात आ गई कि स्टेट आप सिर्फ और सिर्फ क्लास कंपोनेंट में बना सकते हो, फंक्शनल कंपोनेंट्स में नहीं बना सकते। फंक्शनल कंपोनेंट के लिए अलग कॉन्सेप्ट है स्टेट का, जिसको हम कहते हैं हुक्स। फिर देखो थर्ड पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू अपडेट द स्टेट। ठीक है, वही बात, ये भी डिफरेंस हो गया प्रॉप्स और स्टेट का। प्रॉप्स का डेटा हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्टेट का डेटा हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट,
अ स्टेट कैन बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन यूजर एक्शन और नेटवर्क चेंजेस। मतलब देखो स्टेट को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, किसी यूजर के एक्शन पे। जिस तरह से हमने बटन पे क्लिक किया था, तो बटन पे कौन क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट का यूजर। तो जब भी आपकी वेबसाइट का यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो स्टेट मॉडिफाई हो सकती है। और दूसरा नेटवर्क चेंजेस, मतलब आपके रिएक्ट ऐप के अंदर कोई सिस्टम डिफाइंड चेंज हो जाती है तो उस केस में भी स्टेट मॉडिफाई हो सकती है। ठीक है, फिर यहां पे देखो, एवरी टाइम द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द रिएक्ट री रेंडर्स द कंपोनेंट टू द ब्राउजर। वही बात जो अभी मैंने बताई कि आप जितनी दफा अपने ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करोगे उतनी दफा आपका जो कंपोनेंट है वो ब्राउजर पे री रेंडर किया जाएगा, दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा। फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो पहला पॉइंट, द स्टेट ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज इन द कंस्ट्रक्टर। वही बात कर रहा है कि वो जो स्टेट थी हमारी ऑब्जेक्ट की, उसको हमने इनिशियलाइज कहां पे किया था, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज किया था, उसको डेटा प्रोवाइड किया था। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेट ऑब्जेक्ट कैन स्टोर मल्टीपल प्रॉपर्टीज। भाई देखो अब ये अच्छा पॉइंट है, मतलब देखो स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर ना हम मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। जिस तरह अभी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेट की थी और वो थी नेम। ठीक है, तो देखो मैं इसको कमेंट करता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी थी ना लर्निंग नेवर एंड वाली, जो कि प्रॉपर्टी का नाम क्या था, नेम, मैंने इसको यहाँ पे अनकमेंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एक प्रॉपर्टी हो गई नेम, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो एंड में मैं कॉमा लगाता हूँ और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ एज। ठीक है, ऐसे ही जस्ट बना रहा हूँ एक प्रॉपर्टी, यहाँ पे एज डिफाइन कर देता हूँ 23। इसी तरह एक और अगर मुझे यहाँ पे बनाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ सर नेम। ठीक है, सर नेम मैंने यहाँ पे बना लिया। सर नेम के अंदर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा सर नेम है अंसारी, मैंने अंसारी यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो देखो ये कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, 3 मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को मैं अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे आओ, देखो ये जो चेंज नेम वाला फंक्शन था इसके अंदर मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, देखो ये वाली लाइन मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ, इस वाली लाइन को मैं अनकमेंट करता हूँ, पहली वाली जिसके अंदर क्या लिखा था, वेलकम टू आवर चैनल। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एज भी मॉडिफाई कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एंड में कॉमा लगाना है लाजमी, ठीक है, वरना सिंटेक्स एरर आएगा। और इसके अंदर मैं चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 33। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या थी, तीसरा था मेरे पास सरनेम। ठीक है, यहाँ पे मैं सरनेम चेंज करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कुरैशी। सही है, ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। अच्छा, अभी देखो अभी सिर्फ लर्निंग नेवर एंड्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इन दो प्रॉपर्टीज़ को, एज और सरनेम को, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया। ठीक है, तो देखो मैं इसी को H1 को यहाँ पे कॉल करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट एज आ जाएगा, और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ दिस डॉट स्टेट डॉट सरनेम। ठीक है, इसको सेव करते हैं। और देखो एक बात मैं आपको बताता जाऊँ, आपका ये जो स्टेट ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स ही स्टोर करवाओ, आप इसके अंदर एरे भी स्टोर करवा सकते हो, कोई और टाइप का डेटा भी स्टोर करवा सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आ जाओ, अब इसको सेव करते हैं और मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ। तो देखो अभी क्या शो हो रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स, एज क्या शो हो रही है 23, और सरनेम क्या शो हो रहा है अंसारी। लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखो वेलकम टू आवर चैनल, एज भी चेंज हो गई, सरनेम भी चेंज हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे सेट भी करवा सकते हो और उसे अपडेट भी करवा सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन अपडेट स्टेट ऑन अ बटन क्लिक। वही बात कर रहा है अभी जो मैंने आपको करके भी दिखाया कि आप बटन के क्लिक इवेंट पे अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस डॉट सेट स्टेट इज यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑब्जेक्ट। भाई देखो यहाँ पे आपने इस सेट स्टेट का मेथड यूज करना है, क्योंकि यही मेथड क्या करता है, आपका जो स्टेट है उसको, उसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन सेट प्रॉप्स डेटा टू स्टेट। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो प्रॉप्स आपको पता है ना कि हमारे पास आउटसाइड द कंपोनेंट आते हैं, लेकिन हम प्रॉप्स को स्टेट के अंदर सेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे देखो भाई, देखो सबसे पहले तो प्रॉप्स के साथ काम करने के लिए मुझे क्या करना है, जो कंस्ट्रक्टर है इसके यहाँ पे मुझे प्रॉप्स डिफाइन करना है, और सुपर के अंदर भी प्रॉप्स डिफाइन करना है। इसको भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं index.js में जहाँ पे मैं अपना एक कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम, नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आदिल। क्या पास कर दिया मैंने, आदिल। इसका मतलब ये प्रॉप्स हैं और ये कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएंगे, हमारे प्रॉप्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो अब देखो, अब ये जो मैंने लर्निंग नेवर एंड्स पास किया था ना, देखो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, मतलब देखो स्टेट की प्रॉपर्टी में मैं क्या सेट करूंगा, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, समझ में आया।
भाई देखो प्रॉप्स तो आपके पास इम्यूटेबल होते हैं ना, लेकिन मैंने जब प्रॉप्स को स्टेट के अंदर डाल दिया तो मतलब स्टेट को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। तो मतलब इस तरह से भी आप खेल सकते हो। तो देखो अगर मैं अभी इसको सेव करूं और रिजल्ट आपको यहां पे दिखाऊं तो देखो अभी क्या रिजल्ट शो हो रहा है, आदिल। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये देखो वेलकम टू आवर चैनल, एज भी चेंज हो गई, कास्ट भी चेंज हो गई। समझ में आया? तो ये भी यूज किया जाता है कॉन्सेप्ट कि भाई प्रॉप्स को आप एक्सेस करो और स्टेट की प्रॉपर्टी में स्टोर करवा दो। ऐसा करने से क्या एडवांटेज होता है? ऐसा करने से ये एडवांटेज होता है कि आप समझ लो कि आप अपने प्रॉप्स के डेटा को भी अपडेट कर सकते हो। मतलब इस तरह से कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप प्रॉप्स का डेटा अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो सेट स्टेट मेथड के बारे में कुछ पॉइंट है। स्टेट कैन बी अपडेटेड इन रिस्पॉन्स टू इवेंट हैंडलर्स, सर्वर रिस्पॉन्सेज और प्रॉप चेंजेस। देखो वही बात कर रहा है कि स्टेट हमारे पास जो अपडेट होती है ना वो इवेंट हैंडलर्स मतलब जिस तरह हमने क्लिक इवेंट के साथ काम किया तो उस केस में भी स्टेट अपडेट हो सकती हैं। सर्वर रिस्पॉन्स मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड काम हो गया तो उस केस में कोई सर्वर का रिस्पॉन्स आ गया तो उस केस में भी स्टेट आपके पास अपडेट हो सकती है। प्रॉप्स चेंजेस जिस तरह मैंने अभी करके दिखाया, प्रॉप्स का डेटा मैंने स्टेट में सेट करवाया और उसके थ्रू डेटा अपडेट करवाया। ठीक है, दिस इज डन यूजिंग द सेट स्टेट मेथड। ठीक है, तो ये इस तरह के काम आप सेट स्टेट मेथड के थ्रू कर सकते हो। फिर देखो द सेट स्टेट मेथड enqueues all the updates made to the component state and instructs React to re-render the component and its children with the updated state। मतलब देखो सेट स्टेट ही आपके जो कंपोनेंट का डेटा होता है उसको अपडेट करने के लिए जो सारी चीज़ें होती हैं उनको लाइन बाय लाइन क्या करता है, इनक्यू करता है और रिएक्ट को ये इंस्ट्रक्ट करता है, ये बताता है कि भाई जितनी दफ़ा हमारी स्टेट अपडेट होगी उतनी दफ़ा हमारे कंपोनेंट को री रेंडर किया जाएगा। कंपोनेंट भी हो सकते हैं या उसके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज यूज द सेट स्टेट मेथड टू चेंज द स्टेट ऑब्जेक्ट since it will ensure that the component knows it's been updated and calls the render method। मतलब देखो यहाँ पे बता रहा है कि आपने हमेशा सेट स्टेट मेथड का यूज़ करना है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि सेट स्टेट क्या करता है कि जैसे ही स्टेट का डेटा अपडेट किया जाता है तो उसके बाद रेंडर मेथड को कॉल कर देता है। लेकिन अगर आप सेट स्टेट मेथड को यूज़ करके डेटा अपडेट नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका रेंडर मेथड दोबारा से कॉल ना हो। तो इसलिए रिकमेंडेड भी यही है कि आपने हमेशा सेट स्टेट मेथड का यूज़ करना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे देखो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था, देयर आर टू वेज ऑफ इनिशियलाइजिंग स्टेट। मतलब हमारे पास स्टेट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको करके दिखाया और वो था विद कंस्ट्रक्टर, और दूसरा तरीका है हमारे पास विदाउट कंस्ट्रक्टर। मतलब देखो अभी ये जो मैंने आपको करके दिखाया सारा काम, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, लेकिन भाई मैं चाह रहा हूँ मुझे कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं करना, मुझे विदाउट कंस्ट्रक्टर के काम करना है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल/, और यहाँ पे देखो ये डेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ अपनी क्लास के बिल्कुल शुरू में। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और ये वाला जो कोड है इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए Shift+Alt+F। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे अब देखो मैं स्टेट प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं कर रहा। सही है, और यहाँ पे देखो मैं ये this.props हटाता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल वही चैनल का नाम पास कर देता हूँ जो कि हमने पहले किया था, लर्निंग नेवर एंड्स। ठीक है, सही। तो देखो ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की और इन 3 प्रॉपर्टीज़ को मैं अपडेट करूँगा इस फंक्शन के थ्रू, और इस फंक्शन को मैंने कॉल कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे इस बटन के ऊपर मैंने कॉल किया हुआ है। सही है, तो इसको सेव करते हैं, रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो अभी क्या नज़र आ रहा है, लर्निंग नेवर एंड्स 23 और अंसारी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो अपडेट हो गया। मतलब इस तरह से भी आप विदाउट कंस्ट्रक्टर को यूज़ किए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से, ये देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, विदाउट कंस्ट्रक्टर आपकी जो स्टेट ऑब्जेक्ट है आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मतलब 2 तरीके हैं, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब बात करते हैं डिफरेंसेस। कुछ डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं और कुछ डिफरेंसेस इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला डिफरेंस, प्रॉप्स गेट पास टू द कंपोनेंट।
मतलब प्रॉप्स कंपोनेंट के अंदर पास किए जाते हैं, मतलब प्रॉप्स किसी दूसरी जगह से ट्रांसफर होते हैं हमारे कंपोनेंट के अंदर। लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो देखो क्या कह रहा है, स्टेट इज क्रिएटेड एंड मैनेज्ड विद इन द कंपोनेंट। मतलब स्टेट बनाए भी कंपोनेंट के अंदर जाते हैं और उसको मैनेज मतलब अपडेट वगैरह भी कंपोनेंट के अंदर ही किया जाता है। मतलब आप प्रॉप्स को कह सकते हो कि वो पब्लिक होते हैं, स्टेट को आप कह सकते हो कि वो प्राइवेट होते हैं। फिर यहाँ पे देखो प्रॉप्स जब भी हम पास करते हैं तो वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, एज अ फंक्शन पैरामीटर्स स्टोर होते हैं। लेकिन स्टेट के अंदर हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं। किस तरह से, जिस तरह यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखो तो कैसा फील हो रहा है कि भाई ये वेरिएबल्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम डेटा, प्रॉप्स का डेटा कैसे एक्सेप्ट करते थे, फंक्शन पैरामीटर्स में, ठीक है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, प्रॉप्स आर इम्यूटेबल अनचेंजेबल। वही बात हो गई कि भाई प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं, प्रॉप्स का डेटा आप अपडेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, स्टेट इज म्यूटेबल, मतलब स्टेट म्यूटेबल होते हैं, उससे आप चेंज कर सकते हो। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अगर प्रॉप्स को आपने फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करना है तो आप डायरेक्ट कौन सा कीवर्ड यूज करते हो, प्रॉप्स का। लेकिन अगर मैं स्टेट को यूज करूं, कहां पे यूज करूं, फंक्शनल कंपोनेंट में, तो उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट यूज करता हूं यूज स्टेट हुक्स का, जो मैंने अभी आपको बताया। मतलब ये वाला लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है हुक्स का। लेकिन जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते हैं वो थोड़ा सा पुराना है। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस डॉट प्रॉप्स इन क्लास कंपोनेंट। मतलब अगर क्लास कंपोनेंट में आपको प्रॉप्स का यूज करना है तो आप क्या लिखते हो, दिस डॉट प्रॉप्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्टेट की बात करूं क्लास कंपोनेंट में, तो आप क्लास कंपोनेंट में स्टेट को किस तरह से यूज करोगे, दिस डॉट स्टेट। और यही मैंने अभी आपको यूज करके दिखाया। लेकिन ये वाला पॉइंट रहता है, इसको हम तब कवर करेंगे जब हम हुक्स का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो ये थे इसके डिफरेंसेस। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसका नाम था स्टेट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।